हो गया। गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं आपको इंटर क्लास की फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। एक वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा वैद्युत चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश में भी सबसे पहले आवेश के बारे में क्या होता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेल खेल में अपने पेन को बालों में इस तरीके से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज़ों को उसमें दिखाते हैं, जिससे कि कागज़ जो होते हैं उस पेन में चिपकने लगते हैं। इसका कारण यही होता है कि जैसे ही हम पेन जो होते हैं मैक्सिमम कांच के होते हैं, जिसके कारण जो होते हैं कांच बालों पर जैसे ही रगड़ा जाता है तो कांच आवेशित हो जाती है। उस आवेश के कारण कांच जो होती है कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जो आवेश का होता है। परिभाषा भी इसकी हम देखेंगे। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, परिभाषा क्या है? आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लिख ली होगी आप लोगों ने परिभाषा। एक बार हम और रिपीट किए दे रहे हैं परिभाषा। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अब आते हैं हम आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। धनावेश नंबर 1 और नंबर 2 ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, धनावेश क्या होता है? सबसे पहले हम धनावेश के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या होता है, जब हम कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं। मान लेते हैं एक कांच की छड़ है, कांच की छड़, ठीक, कांच की छड़ है और यहाँ पे हम एक सिल्क ले लेते हैं। सिल्क यानी रेशम। तो जैसे ही हम कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच की जो छड़ होती है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है और इसके अपोजिट सिल्क जो होती है उस पर क्या हो जाता है, ऋण आवेश होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है। कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है। सीधी सी बात है, किसी भी कांच को अगर हम सिल्क से रगड़ेंगे तो कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले जाते हैं, जिसके कारण वह दाता बन जाता है। जिसलिए यहाँ पे जो है कांच पर जो है धन चार्ज आ जाता है और लेने वाला जो होता है ग्रहण वो करता है तो उस पर जो होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका ऋण आवेश।
इसी प्रकार इसमें भी हम एक छड़ लेते हैं। वो छड़ किसकी होती है बच्चों, देखेंगे जरा, एवोनाइट की छड़ किसकी होती है, एवोनाइट, एवोनाइट की छड़। ठीक, एवोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। जैसे ही हम एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, एवोनाइट की छड़ जो होती है बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण इस एवोनाइट की छड़ पर निगेटिव चार्ज हो जाता है और बिल्ली की खाल या फर पर हम क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसी प्रकार ऋण आवेश में भी यही हो जाता है। जैसे धन आवेश की परिभाषा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है कांच की छड़ इलेक्ट्रॉनों को, कांच की छड़ जो होती है इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसलिए वहां पे धन चार्ज आता था। लेकिन यहाँ पर ऋण आवेश में क्या हो जाएगा, एवोनाइट की छड़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है बिल्ली की खाल से, इसलिए उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से दो पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब आता है घर्षण वैद्युतिकी। डस्टर अच्छा ठीक, घर्षण वैद्युतिकी, वैद्युतिकी वैद्युतिकी, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा मैंने आपको कई बार, बच्चे आप पुराने बच्चे हैं, आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको परिभाषा बताते समय मैंने एक ही चीज बताया है कि जो परिभाषा दी जाती है उसको हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पे एक घर्षण शब्द है, तो घर्षण शब्द से ये स्पष्ट रूप से हो रहा है कि वस्तुओं को रगड़ने से। जब हम दो विभिन्न प्रकार की, एक चीज ध्यान रखेंगे, वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कांच को कांच से रगड़ने से या लोहे को लोहे रगड़ने से आवेश नहीं उत्पन्न होगा। कांच को किसी दूसरी वस्तु से या अन्य, यानी वस्तुओं जो होंगी वो अलग अलग होंगी। दो विभिन्न वस्तुओं के घर्षण के कारण जो वैद्युत उत्पन्न होता है उसे घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुनेंगे, दो विभिन्न वस्तुओं के घर्षण से जो वैद्युत उत्पन्न होता है उसे घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, समझ भी लिया होगा। एक बार फिर दोबारा परिभाषा को सुनेंगे ध्यान से। दो विभिन्न वस्तुओं के घर्षण के कारण वैद्युत उत्पन्न होता है उसे घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, हो गया होगा क्लियर, ठीक। अब घर्षण वैद्युतिकी उत्पत्ति क्या, देखिए आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति origin of charge, origin of charge। अब हम रसायन की भाषा में अगर देखेंगे तो क्या पाएंगे, रसायन की भाषा में पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, और तीसरा होता उदासीन, जो ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। वो गैस अक्रिय गैसें होती हैं, उनसे का कोई मतलब नहीं होता। अब हम दो पॉइंट यहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले। देखेंगे यहाँ पे दो तत्व लेते हैं, एक सोडियम
और एक क्लोरीन। सोडियम 11, इसका विन्यास होगा 2 8 1। क्लोरीन 17 2 8 7। अब हम यहाँ पे देखेंगे सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम क्या देखते हैं कि बाहरी कक्षा में मैक्सिमम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या इसे 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। इसी प्रकार क्लोरीन में भी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी या तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे दे। तो क्या होता है, सोडियम जो होता है क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर जो होता है पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इस पर निगेटिव एक इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे निगेटिव चार्ज इस पे कितना है। सोडियम पर नेगेटिव चार्ज, भाई एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, कुल 11 थे, एक चला गया तो कुल कितने बचे हमारे पास 10। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितने थे पहले हमारे पास 11 थे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव 11 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार सोडियम पे भी हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज कितने थे पहले, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कुल चार्ज कितने हो गए नेगेटिव माइनस के 18 इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज इसके पास 17 थे, 17 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इस पे भी कितना हो गया चार्ज, इस पर निगेटिव एक इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया। तो अब यहां से सीधा सीधा ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन को देता है या ग्रहण करता है तो उस पर चार्ज आवेश हो जाता है। इसे यहां पे हम बोल देंगे धनायन, और इसे बोल देंगे हम ऋणायन। इसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इसलिए धनायन हो गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है इसलिए ऋण आयन हो गया, क्लोरीन आयन बोल देंगे इसे। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं यदि हम कोई दो तत्व लेते हैं ए और बी, ए जो होता है बी को अगर दो इलेक्ट्रॉन देता है, दो इलेक्ट्रॉन देता है तो ए पे जो होता है पॉजिटिव 2 चार्ज हो जाएगा, बी पर जो होता है नेगेटिव 2 चार्ज हो जाएगा। यानी कि इसने कुल कितने इलेक्ट्रॉन, ए ने जो है बी को कुल कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए। कितने दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर कोई वस्तु हम ए ले लेते हैं, दूसरी वस्तु बी ले लेते हैं, अगर ए जो होती है बी को कितने n इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर कुल चार्ज कितना हो जाएगा n इलेक्ट्रॉनों का चार्ज हो जाता, अर्थात Q बराबर n इंटू ई, Q बराबर n इंटू ई। अब हम यहाँ पे Q जो होता है वो तो आवेश हो गया, n जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। अब हम आवेश की यानी कूलम की विमा,
कूलाम की विमा। कूलाम जो होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। अब आपने पढ़ा होगा राशियां, मूल राशियों के बारे में। तो मूल राशियों में जो 7 मूल राशियां हैं उसमें एम्पियर भी आता है और सेकंड भी आता है। तो एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करेंगे और सेकंड को टी से प्रदर्शित करेंगे। तो आवेश की जो विमा होगी वो ए इंटू टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए इंटू टी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी संबंधित मैं एक सवाल आपसे बोल रहा हूं, वो आप सवाल अपनी कॉपी पे लिखेंगे। एक पॉलीथीन के टुकड़े पर 11.2 म्यू सी का आवेश है। इस पॉलीथीन के टुकड़े पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? अब हम यहाँ पे क्या सवाल में देखते हैं, एक पॉलीथीन के टुकड़े पर 11.2 म्यू सी का आवेश है, यानी ये जो मान दिया गया है वो क्यू का मान दिया गया, म्यू माइक्रोकूलम। अब जो आपको मालूम होना चाहिए, एक म्यू सी बराबर जो होता है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। यानी कि हमें क्या करना है, 11 पॉइंट इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान पूछा गया। फार्मूला भी आपने पढ़ा है, Q बराबर n इंटू ई। तो n बराबर Q अपॉन ई हो जाएगा। तो n बराबर Q का मान हमारे पास है 11.2 गुणे 10⁻⁻6 और बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। दशमलव से दशमलव घटा देंगे, 16 सत्ते 112। पावर ऊपर जाएंगी, किसकी हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। 10⁻⁻6 इंटू 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएंगी। पावर हमेशा प्लस माइनस घट जाती हैं, माइनस की 6 है, प्लस की 19 है। तो 7 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? कमी। ठीक, आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक ही बार में नहीं समझ में आ रहा, हम दोबारा फिर समझा दे रहे हैं आपको। सवाल में जो है पॉलीथीन पर आवेश दिया गया 11.2 म्यू सी को माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज कर लेंगे। तो 11.2 गुणे 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। n का मान निकाला गया, पूछा गया। तो Q बराबर n इंटू ई होता है। फार्मूला हम इस तरीके से यूज कर लेंगे, n बराबर Q अपॉन ई, और यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। कभी कभी क्या होता है, सवाल में जो होता है द्रव्यमान में परिवर्तन पूछ दिया जाता। अगर यहीं पे अगर ये पूछ दिया जाता द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आएगा, तो हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, m बराबर होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg। 9.1 गुणे 10⁻31। यानी कि इसका मतलब ये है, अगर कोई भी वस्तु एक इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो उसके द्रव्यमान में इतनी कमी आ जाएगी। यदि कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये है। तो हमें क्या करना है, डेल्टा एम बराबर n इंटू एम ई, एन का मान हमने निकाला 7 गुणे 10⁻13
और n का मान हमारे पास कितना है, n निकाल लिया, me का मान है 9.1 गुणे 10⁻−31। यहाँ से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 नेम 63 गुणे 31 में से 13 घटा देंगे, 8 10⁻18 kg, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन, इसके द्रव्यमान में 63.7 गुणे 10⁻18 kg माइनस 18 kg ग्राम की जो है द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। ठीक है, अभी 20-25 मिनट हुआ है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने सवाल। चलिए आगे हम 2 सवाल आपको बोल रहे हैं, वो लिखेंगे जरा। एक चालक पर 8 गुणे 10⁻−7 कूलाम आवेश है। एक चालक पर 8 गुणे 10⁻−7 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। लिख लिया होगा सवाल, दोबारा फिर रिपीट करे दे रहे हैं। एक चालक पर 8 गुणे 10⁻−7 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। दूसरा सवाल नोट करें आप लोग। धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। सवाल को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। गाइस आज की क्लास बस यहीं तक है। आगे कल मैं आपको आवेश के गुण, कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत को समझाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और व्यवस्था